नमस्कार दोस्तों, आप सभी के पास खुद का सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट जरूर होगा। खैर वो छोड़िए, आपने कभी न कभी तो बैंक जरूर गए होंगे, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत कब एंड कैसे हुआ था? कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था हमारे भारत के बैंकिंग सिस्टम को? आखिरकार एक बैंक की शुरुआत कैसे होता है? चलिए इस वीडियो में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे भारत के बैंकिंग सिस्टम को। अगर हम भारत में बैंकिंग के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें, मतलब भारत में बैंक्स कैसे शुरू हुए थे, तो इसे हम 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्री इंडिपेंडेंट फेज, दूसरा है पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज एंड तीसरा है मॉडर्न फेज। भारत में अगर सबसे पहला बैंक को देखा जाए तो उसे शुरू किया गया था साल 1770 में एक पोर्तुगीज कंपनी द ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। इस बैंक का नाम रखा गया था द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक के बारे में सबसे खास बात यह है, यही वो बैंक है जो भारत में पेपर करेंसी की शुरुआत करी थी। कई लोग ये समझते हैं कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जबकि असलियत में पोर्तुगीज ने भारत में बैंकिंग की शुरुआत करी थी। इसके 16 साल बाद साल 1786 में एक और बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम रखा गया जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक को पोर्तुगीज के द्वारा बनाया गया था एंड ये बैंक सिर्फ 5 साल तक चला। इसके बाद ये कोलैप्स कर गया। मतलब अभी तक अंग्रेजों का ध्यान बैंकिंग सेक्टर पर नहीं था। इसके कई साल बाद अंग्रेजों ने यह सोचा कि बैंकिंग सेक्टर भी बहुत ही बढ़िया सेक्टर है पैसा कमाने के लिए। इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौर पर एक बैंक की स्थापना करी साल 1806 में, जिसका नाम रखा गया द बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर उसके 3 साल बाद 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता को रीनेम करके बैंक ऑफ बंगाल कर दी गई। लकीली उनका ये बैंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। फिर अंग्रेजों ने ये सोचा क्यों ना इस बिजनेस को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। देखते ही देखते उन्होंने 2 और बैंक की स्थापना करी। एक है बैंक ऑफ बॉम्बे, दूसरा है बैंक ऑफ मद्रास। देखो ये जो तीनों बैंक है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इस बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये तीनों बैंक की करेंसीज डिफरेंट थी। मतलब बैंक ऑफ बंगाल की करेंसीज बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास से डिफरेंट था। वैसे ही बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे का करेंसीज आपस में डिफरेंट थी। देखो ये जो तीनों बैंक की पेरेंट कंपनी था तो एक ही ईस्ट इंडियन कंपनी, इसलिए उन्हें ये बात थोड़ा प्रॉब्लम लगा एंड इस डिफरेंट करेंसी के प्रॉब्लम की सोल्यूशन में उन्होंने साल 1921 में इस तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके एक बैंक में कन्वर्ट कर दी, जिसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके कई साल बाद साल 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका ओरिजिन इनडायरेक्टली ईस्ट इंडियन कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे पुराना कमर्शियल बैंक है एंड इसे 1 जुलाई 1955 को शुरू किया गया था। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिरकार बैंक को मर्ज क्यों किया जाता है? अगर एक बैंक की कंडीशन खराब हो, उस बैंक की वर्क एबिलिटी एंड कंडीशन को मेंटेन करने के लिए बैंक को मर्ज किया जाता है। साधारण सी बात है, अगर एक व्यक्ति एक काम को नहीं कर पा रहा तो 2-3 लोग मिलके उसे आसानी से कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा पीछे चले तो इन सारे बैंक्स के जितने भी एम्प्लॉय थे वो सब ब्रिटिशर्स थे। एज ए रिजल्ट इस बैंक के जितने भी कस्टमर थे या तो वो ब्रिटिशर्स थे या फिर अमीर इंडियंस। यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एक साधारण व्यक्ति बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा नहीं उठा पा रहा था। एक और कारण भी हो सकता है, जिस कंपनी के वजह से सारे लोग पीड़ित हो, जिसके सिस्टम के वजह से सारे इंडियंस परेशान हो चुके हो, वो कैसे उनके ऊपर भरोसा करते एंड अपने पैसे को कैसे उनके हवाले करते। इसी प्रॉब्लम के सलूशन में लाला लाजपत राय के सहयोग में पंजाब के लाहौर में एक ऐसी बैंक की शुरुआत करी गई जिसका सारे के सारे एम्प्लॉय इंडियन थे एंड इस बैंक का नाम रखा गया पंजाब नेशनल बैंक। इस बैंक ने यह प्रूव कर दिया अगर भारत में बैंकिंग को सक्सेस करना हो तो उसके सारे के सारे एम्प्लॉय को इंडियन होना चाहिए, मतलब बैंक को स्वदेशी होना चाहिए। इसी वजह से इस बैंक को फर्स्ट इंडियन बैंक भी कहा जाता है। इसके बाद शुरू होता है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की गोल्डन एज। मतलब 1901 से लेकर 1911 तक भारत में कई सारे बैंक की स्थापना की गई। ये सब बैंक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। ये रहा उन सारे बैंक की लिस्ट, आप वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हो। इसी गोल्डन फेज में साल 1911 में एक और बैंक की स्थापना करी गई, जहां पर बैंक के सारे एम्प्लॉय के साथ साथ ऑनर भी इंडियन थे एंड इस बैंक का नाम रखा गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसे 1911 में मुंबई में स्थापित किया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पहला स्वदेशी बैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे एम्प्लॉय के साथ साथ ऑनर भी तो इंडियन थे। साथ ही साथ इस बैंक के जितने भी इन्वेस्टर थे वो सब के सब इंडियन थे। पर किसे पता था उनकी ये सक्सेस ज्यादा दिनों तक नहीं था, क्योंकि 1913 से लेकर 1919 तक भारत में 90% बैंक डूब गए। यही वो फेज था जहां पर भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान भी डूब गया। इसके पीछे मेन कारण था वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब अंग्रेजों का ध्यान
टोटल वर्ल्ड वॉर पर चला गया, जिसके वजह से भारत में बैंकिंग की कंडीशन तहस नहस हो गया। जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो भारत में बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए ब्रिटिशर्स के पास कोई भी तरीका नहीं था। इसलिए उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश की कि अगर किसी के पास कोई सुझाव हो कि कैसे भारत में बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जाए तो वो उन्हें लेटर लिख सकता है। उस एडवर्टाइजमेंट के कई दिन बाद एक लेटर आता है अंग्रेजों के पास, जिसमें एक ऐसा सुझाव लिखा गया था जिसे देखकर अंग्रेजों ने एकदम खुश हो गए थे। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें ये बात पता चला कि ये लेटर एक अंग्रेज नहीं बल्कि एक इंडियन ने लिखा है। क्या आपको मालूम है उस शख्स का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। उनके अकॉर्डिंग भारत में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो सारे के सारे बैंक को रेगुलेट करे। डॉक्टर अंबेडकर के सुझाव में हिल्टन यंग कमीशन ने भारत में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी। उस समय आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बट 1937 में उसे परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया एंड तब से लेकर अभी तक आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आज आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहा जाता है क्योंकि आरबीआई भारत में सारे बैंक को रेगुलेट करता है। लेकिन पहले आरबीआई में एक साधारण बैंक की तरह डिपॉजिट एंड विड्रॉल होता था और आज आरबीआई इंडियन करेंसी को प्रिंट करता है। अपने मॉनेटरी पॉलिसी के तहत देश भर में मनी को रेगुलेट करता है। अगर आरबीआई के फंक्शन के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट करके बताएं, हम उस पर भी काम करेंगे। अब शुरू होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज। आजादी के बाद भारतीय बैंकिंग सिस्टम थोड़ा खराब परिस्थिति में चल रहा था, इसलिए इसे सुधारने के लिए भारतीय सरकार के द्वारा इसे अपने अंडर लेने की डिसीजन लिया गया। मतलब सारे के सारे बैंक को नेशनलाइजेशन करने की डिसीजन लिया गया। देखो, नेशनलाइजेशन उसे कहा जाता है जब एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर एंटिटी के 100% शेयर को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेता है। इसके चलते 1 जुलाई 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया ताकि वो सारे बैंक को रेगुलेट कर पाए। इसी बीच 1955 में इंपीरियल बैंक को रीनेम करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया एंड आरबीआई के द्वारा इस बैंक की 97% शेयर को खरीद लिया गया। बाकी के 7% शेयर प्राइवेट एंटिटी के पास था। इसी वजह से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइजेशन बैंक नहीं कह सकते, इसे एक पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी 100% नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। यहाँ पर एक और चीज की प्रॉब्लम थी, ये सारे बैंक की जो लोकेशन था वो सिटी एरिया में था, अर्बन एरिया में था। इसी वजह से जो रूरल एरिया में रहते थे वो बैंकिंग फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे। इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन में भारत में एक नए बैंकिंग की शुरुआत की गई, रूरल रीजनल बैंक। इसे स्पेशली रूरल एरिया को टारगेट करके बनाया गया एंड भारत का सबसे पहला आरआरबी 2 अक्टूबर 1975 को उत्तर प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था द प्रथमा बैंक ऑफ मोरादाबाद। फिर आता है मॉडर्न फेज ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इस फेज में फिर से वो सारे बैंक जिसे नेशनलाइजेशन कर दी गई थी उसे फिर से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया क्योंकि अभी भारत का बैंकिंग सिस्टम सुधार चुका था और आजकल हर किसी सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर आप भारत में खुद का एक बैंक ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको आरबीआई से लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आरबीआई एक्ट 1949 के तहत आपको लाइसेंस लेना होगा। आपके पास मिनिमम कैपिटल 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक होना चाहिए। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, आप आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लीट डॉक्यूमेंट को वहां पर रीड कर सकते हो। है दोस्तों, ये था भारत के बैंकिंग के हिस्ट्री के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें बहुत मदद मिलता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।